दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक, संसद, राज्यसभा, लोकसभा एवं प्रमुख समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल है कितना? तो आप जान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। इसके बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है, बैठक के लिए विधानसभा के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? तो उत्तर है सदन के कुल सदस्यों में से 1/10। दोस्तों आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अथवा अन्य उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग है। इसमें से जो भी अधिक हो वो होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि भारत में राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है कौन सी विधि? तो उत्तर है अप्रत्यक्ष विधि। आप जान लीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसलिए राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है कहाँ पर? तो आप जान लीजिए भारत के मूल संविधान में दोस्तों ये जो है भारत में संघ के मंत्री के लिए भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शपथ का जो है शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप उपबंधित है। आप जान लीजिए कि भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान की 3री अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है, जिसमें संघ के मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो उत्तर है लोकसभा के सदस्य। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्रवाइयों का संचालन करता है। आप जान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन में साधारण मतदान का अधिकार नहीं है। वो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकता है और लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। और अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। दोस्तों देखिए आप जान लीजिए कि प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो किसका विनिश्चय अंतिम होगा? तो उत्तर है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब? तो आप जान लीजिए कि जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होता है तो अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, वो अध्यक्षता नहीं करेगा और प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा, किंतु उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख भी कहा जाता है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है लोक लेखा समिति। दोस्तों, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है। और लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये भारतीय संसद की सबसे प्राचीनतम समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इस समिति में सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो आप जान लीजिए, संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत में जो संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो संसदीय व्यवस्था में दोस्तों कार्यपालिका का जो जन निर्वाचित सभा है यानी कि लोकसभा, इसके प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि भारत में संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो कथन है, कौन कौन से कथन जो दिए गए हैं, इनमें से दो कौन से कथन सही हैं? आप जान लीजिए। तो आप देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं, तो ये सही नहीं है। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही नहीं है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। तो ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं के भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम है? तो आप जान लीजिए, वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, एचडी देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, और इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री बनने का ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी कितने से? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15%, लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम बनाए गए हैं कब? तो 1989 में। और देखिए, कथन और कारण से संबंधित अगला प्रश्न है। कथन है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं है। और दूसरा है कि इसका स्वरूप बाध्यकर भुगतान का है। तो आप जान लीजिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में बजट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये है वित्त मंत्रालय। दोस्तों, भारत में बजट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी जो है ये वित्त मंत्रालय है। अगला प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो ये अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ संसद का ध्यान आकृष्ट करना, ये स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो हैं या मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये है अनुच्छेद 75। संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है कितने समय के लिए?
तो अनिश्चित काल के लिए संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा। तो आप जान लीजिए कि वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय सरकार जानी जाती है किस रूप में। तो भारत में संसदीय सरकार दोस्तों उत्तरदायी सरकार के रूप में जानी जाती है। और आप जान लीजिए कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तरदायी सरकार का अर्थ ये है कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है किसके संबंध में। तो उत्तर है साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो दोस्तों किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो उत्तर है संसद। आप जान लीजिए दोस्तों कि संसद जो है वो किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है और किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसका उत्सादन संसद संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर करती है, जैसा कि अनुच्छेद 169 के खंड 1 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किसके समक्ष। तो उत्तर है लोकसभा के समक्ष, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक समिति है, ये संसदीय समिति है। और इसके अपनी रिपोर्ट जो लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, यानी लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद से व्यक्त होता है कौन। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद निर्मित होती है कैसे। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा भारतीय संसद निर्मित होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है किसको। तो सही उत्तर है भारत का जो संविधान है ये राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार दोस्तों संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत होती है। तो साधारण विधेयक पर। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आप देख लीजिए कि विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष। दोस्तों आप जान लीजिए कि विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति। तो ये संसद के लोकप्रिय सदन या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और आप जान लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लोकप्रिय या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो आप जानते भी होंगे संसद को प्राप्त है दोस्तों।
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसी प्रावधान के अनुसार सिक्किम को वर्ष 1975 में भारतीय संघ में प्रवेश दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है तो संसद को। और संसद का कोई गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है तो जान लीजिए 6 महीने तक। और यदि कोई मंत्री बिना संसद की सदस्यता के मंत्री पद धारित करता है तो वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संसद में एक सदन की गणपूर्ति कितनी होती है तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग जो है सदन की गणपूर्ति या कोरम होता है। और अनुच्छेद 103 के अनुसार 100 सब सेक्शन 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा ये उपबंध न करे कि तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति जो है वो सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के संबंध में क्या सही है तो आप जानते हैं राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं होता है और इसके सदस्यों के 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर हो जाते हैं और उतने ही सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है तो उत्तर है कि ये विघटित किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है किसके द्वारा तो संसद के सभी सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अलावा राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है कितने दिन में तो याद रखिएगा 14 दिन में। राज्यसभा को धन विधेयक पर अपनी संस्तुति 14 दिन में देनी होती है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो धन विधेयक संसद में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की संस्तुति लेना आवश्यक होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका प्रमाणीकरण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा को किस मामले पर अनन्य अधिकार है तो आप जान लीजिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करने के संबंध में राज्यसभा को अनन्य अधिकार हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति का एक अधिकार राज्यसभा का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव कितने से अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा तो ये 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू नहीं रहता है। आप जान लीजिए दोस्तों कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत जो प्रस्ताव पारित होता है वो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है तो ये किसी भी राज्य की सहमति के बिना। और आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से कौन सा सही है तो आप जान लीजिए कि राजस्थान से 10 सीटें, मध्य प्रदेश 11 और कर्नाटक में 12 तथा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 31 सीटें हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से।
अगला प्रश्न है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों राज्यसभा। और आप जानते भी हैं संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है कौन? तो उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता था? तो ये 2 सदस्य थे। और आप जान लीजिए दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता तो अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य और अनुच्छेद 333 के द्वारा राज्यपाल राज्य की विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता था। लेकिन आप जान लीजिए कि 25 जनवरी 2020 को ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 104वें संविधान संशोधन के अनुसार दोस्तों अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई, परंतु आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में, ये भारत के राष्ट्रपति के पास। तो आप जान लीजिए अनुच्छेद 80 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने के लिए अधिकृत हैं। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा में कितने व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12 होते हैं। और राष्ट्रपति इन क्षेत्रों में यानी साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है? तो आप जान लीजिए सही कथन ये है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कौन सी शक्ति केवल राज्यसभा में निहित है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति ये राज्यसभा में निहित है। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं किसमें? तो ये राष्ट्रपति में। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का प्रमुख जो है वो आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद होती है उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो उत्तर है 2 माह के भीतर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद के प्रत्येक सदन को अपने प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, तो ये है अनुच्छेद 118। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है, तब कब बैठती है? तो ये राष्ट्रपति जब दोनों सदनों को बुलाते हैं। आप जान लीजिए दोस्तों धन विधेयक से अलग किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। और ये जो बैठक है ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो जान लीजिए कि राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो होता है ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से चुना जाता है।
अगला प्रश्न है राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है कैसे? तो ये राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकते हैं? तो दोस्तों समान मत आने पर स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो ये 2 बार होनी चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। तो इस तरह से संसद का एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 83, 84, 90 और अनुच्छेद 91 में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 83। दोस्तों अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यानी ये एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको प्रश्नोत्तर घंटा या प्रश्नकाल कहते हैं। दोस्तों संसद की बैठक शुरू होते ही पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है और प्रश्नकाल में संसद सदस्य मंत्रियों से लोक महत्व, किसी तात्कालिक समस्या से संबंधित, किसी प्रशासनिक समस्या से संबंधित, सरकार के कार्यों से संबंधित जानकारी के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में 0 आवर या शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है। आप जान लीजिए कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल का होता है। चूंकि ये मध्याह्न यानी 12 बजे से शुरू होता है, इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। और संसदीय शासन प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं है। शून्यकाल किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है और वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल या 0 आवर का अर्थ क्या है? तो ये प्रश्नकाल और एजेंडा मध्य का समय जो है वो शून्यकाल का अर्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा किसको संबोधित करना होता है? तो लोकसभा के उपसभापति को। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो ये अध्यक्ष को संबोधित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए अधिकृत कौन है? तो राष्ट्रपति। और यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो क्या होता है? तो उत्तर है दोस्तों, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच देखिए धन विधेयक पर मतभेद हो जाता है तो राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है, जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो आप जान लीजिए भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है और इसमें उल्लिखित है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 238 से अधिक प्रतिनिधि और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं और इसमें 225 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा और 8 संघीय क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रपति द्वारा संघीय क्षेत्रों से और 12 सदस्य
सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो याद रखिएगा 25 वर्ष में, उसी अवधि में जब वह लोकसभा सदस्यता के लिए अर्ह होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो उत्तर है, सही कथन ये है कि मंत्रिमंडल शब्द, आप जान लीजिए दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 352 में उल्लिखित है और ये कथन सही है। आप जान लीजिए, भारत के संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करने या उसमें कोई संशोधन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि यह वक्तव्य भारतीय प्रधानमंत्री की अपने कैबिनेट की संरचना के संदर्भ में सही है। कौन सा? तो आप जान लीजिए दोस्तों कि जो भारतीय प्रधानमंत्री की अपनी कैबिनेट संरचना के संबंध में अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। आप जान लीजिए कि अपने स्वविवेक द्वारा ऐसे लोगों का चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है प्रधानमंत्री को जो उसके मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के रूप में सेवा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को किन मुकदमे में बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है? तो ये है दीवानी मुकदमे से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप जान लीजिए कि संसद के अधिवेशन के दौरान संसद सदस्यों को दीवानी मुकदमे से बंदीकरण से उन्मुक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर किसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है? तो उत्तर है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न आदि के द्वारा भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री, तो भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, याद रखिएगा। भारत में जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। वित्त विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है। अगला प्रश्न है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो दोस्तों, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और देख लीजिए, यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है कौन? तो ये भारत का राष्ट्रपति। और देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो संसद को राज्य सूची में किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है वो है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि प्राक्कलन समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? तो ये आश्वासन समिति जो है दोस्तों, ये वित्तीय समिति नहीं है लोकसभा की। और प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, ये जो हैं ये सभी वित्तीय समितियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में विभागों के संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो कुल 24 समितियों का गठन किया गया है विभागों से संबद्ध। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या कुल कितनी है? तो ये 8 समितियां हैं। आप जान लीजिए, कुल अस्थायी विभागीय समितियों की संख्या जो है वो 24 है, जिनमें से राज्यसभा में विभागों से संबंधित अस्थायी समितियों की संख्या 8 है, जबकि लोकसभा में विभागीय अस्थायी समितियों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जो है
इससे संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है, तो उसमें क्या विशेषताएं हैं? दोस्तों, इसमें आप जान लीजिए कि भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए ये अपेक्षित है कि वो मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से ही कार्य करें। तो इस तरह से राष्ट्रपति केवल औपचारिक और नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, ये भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जान लीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों लोक लेखा समिति के जो है अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम मनोनीत कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। और भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन है? तो ये लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी है। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो आप जान लीजिए, कुल 22 सदस्य, जिनमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कितने समय के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी की समयावधि कितनी होती है? तो ये भी 1 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो ये है प्राक्कलन समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि लोकसभा की प्राक्कलन समिति होती है, इसमें लोकसभा से कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी। और केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं, जो कि सभी लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था और जनता पार्टी ने वर्ष 1977 में केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है, वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति, कैबिनेट, संसद तथा सशस्त्र बल से कौन देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि हमारे देश में सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति औपचारिक रूप से जिम्मेदार होता है, क्योंकि संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इस क्षमता में वह थल सेना और आप देखिए थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है और युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है मोरारजी देसाई। आप जान लीजिए, मोरारजी देसाई भारत के स्वाधीनता सेनानी और 6वें प्रधानमंत्री 1977 से 1979 थे। वो पहले प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय किसी अन्य दल यानी जनता पार्टी से थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक धन विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत करने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो ये है अधिकतम 14 दिनों के पश्चात। अगला प्रश्न है, यह विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, तो कौन सा? ये है संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग यानी विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है? तो 55 सदस्यगण, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार यानी 100 के सब सेक्शन 3 के अनुसार किसी सदन की गणपूर्ति के लिए उस सदन के कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हों। वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए जो गणपूर्ति है वो 55 सदस्य निर्धारित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से कितने सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित हैं? तो उत्तर है 5 सांसद। दोस्तों, लोकसभा उत्तराखंड से लोकसभा के लिए 5 और राज्यसभा के लिए 3 सांसद चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है? तो ये लोकसभा को। आप जान लीजिए दोस्तों, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और ये जो है एक जो है संसदीय समिति है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें संयुक्त रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दिया है? तो ये हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड प्रस्ताव को लेकर त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो याद रखिए, द्वितीय वाचन के समय लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है और विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है और सभा के सदस्य उसी स्तर पर आम बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सभा विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंप सकता है और द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर जो है खंडशः विचार भी होता है। आप जान लीजिए, जो पारित यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए ये विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है, लेकिन लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन के समय होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं और विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के राज्य व्यवस्था खंड के लिए उपयोगी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद, राज्यसभा, लोकसभा और प्रमुख समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।